नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम आपके आर्मी के लिए स्पेशल क्लासेस यहाँ पे चला रहे हैं। इन क्लासेस में आपको जीके के और जीएस यानी जनरल साइंस के दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं और इनमें से आपके अधिकांश क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया भी मिल सके कि आपसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी पैटर्न पर आपको सभी सवाल देखने को मिलते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाता है। हमारी ये इस सीरीज की तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे इनका नाम था गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आता है, ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, इनका नाम क्या था या इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बाद में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ इनका नाम गौतम बुद्ध यहां पर हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पेपर में आती हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। नेपाल में इनका जन्म हुआ था, यानी उस समय इसे लुम्बिनी गांव कहा जाता था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, आप सभी जानते हैं वर्षों को 2 भागों में बांटा जाता है। 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ। जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई, जैसे आज हम देखते हैं 2025, तो ईसा मसीह के साल के जन्म के 2025 साल हो चुके हैं। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो अभी हमने देखा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो शुरुआत में इनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। इन्होंने बिहार के बोध गया में यहां पर तपस्या करी और वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर दिया गया था? ज्ञान इन्हें बोध गया में मिला, जन्म इनको लुम्बिनी में मिला और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। आपके पास सवाल आएगा, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध को कहते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के अंदर बेसिकली 3 पुस्तकें आती हैं, 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें आपका विनय पिटक है, अभिधम पिटक है और सुत पिटक है। इन्हीं 3 पिटकों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, हीनयान और महायान संप्रदाय, इनका संबंध किससे है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है आपके, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। एक शाखा बनी हीनयान शाखा और एक शाखा बनी महायान शाखा। ये जो विभाजन हुआ, एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में चैत्य किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में चैत्य, जो बौद्ध मठ होते हैं जहां पर बौद्ध धर्म गुरुओं के अवशेष कुछ रखे जाते हैं, उनको कहा जाता था चैत्य। ठीक है, गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? तो गौतम बुद्ध की जो जयंती है वो वैशाख पूर्णिमा को होती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई, उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बुद्ध जयंती मनाई जाती है या बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, वो कब होती है? वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म में उपदेश की भाषा क्या थी? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में उन्होंने दिए? तो उस समय जो भाषा आम लोग जानते थे वो पाली थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। तो जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्त बोध गया बिहार में हुआ, पहला उपदेश सारनाथ यूपी में हुआ और मृत्यु यूपी कुशीनगर में इनकी हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, जैन धर्म का संस्थापक कौन था?
देखिए, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जैन धर्म के संस्थापक भी आपसे पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपके पास सवाल होता जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप कहते महावीर स्वामी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको देखेंगे तो चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। तीर्थंकर यानी जैन धर्मगुरु, तो जो पहले जैन धर्मगुरु बने वे ऋषभ देव थे। जैन धर्म में टोटल 24 धर्मगुरु हुए, जिनको 24 तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। अंतिम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, और उन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। 24वें और अंतिम तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का भी बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो है, दिलवाड़ा जो है आपके वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका, जैन मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना है। सवाल आता है माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो आप कहेंगे जैन धर्म। इसे चालुक्य शासकों ने बनाया था। ठीक है, जो गुजरात के चालुक्य वंश था, जिस वंश को सोलंकी वंश भी कहते हैं, तो इस वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। देखिए, कंचनजंगा की बात करते हैं, यह आपके सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वो K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो कंचनजंगा ही आता है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर क्या है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को 3 वर्गों में यानी 3 स्तरों में इसे विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपर जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत होती है। उसके बाद मध्यम स्तर पर यानी बीच के स्तर पर ब्लॉक लेवल पर आपके क्षेत्र पंचायत यहां पर बनाई जाती है, और फिर गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें बनाई जाती हैं। ये इसके 3 स्तर हैं। आपसे पूछा होता सबसे निचला स्तर कौन सा है, आप कहेंगे ग्राम पंचायत। आपसे पूछा होता बीच का स्तर कौन सा है, तो आप कहेंगे क्षेत्र पंचायत, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। और सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। आपसे पूछा है सर्वोच्च स्तर, तो आप कहेंगे जिला परिषद। इसे जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं, दोनों एक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता। सिंपल सा सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सा सवाल है, काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा क्योंकि इसे भारत ने ही जीता। सवाल यह बनेगा यह वर्ल्ड कप हुआ कहां पर, तो आप कहेंगे यह वर्ल्ड कप आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया। भारत ने किसे हराया, भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। भारत ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता T20 का। इससे पहले T20 का वर्ल्ड कप कब जीता था, 2007 में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्रिकेट से जुड़ी हुई वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं। देखिए, वनडे क्रिकेट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले देखेंगे। 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, वनडे का वर्ल्ड कप। 2011 में भारत ने दूसरी बार वनडे का वर्ल्ड कप जीता। पहली बार कप्तान कपिल देव थे, दूसरी बार में धोनी कप्तान थे। T20 में भारत ने पहली बार 2007 में धोनी की कप्तानी में जीता, और अब 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया, यह मिला था आपके गगन गिल को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गगन गिल है काफी फेमस लेखिका है, दिल्ली की रहने वाली है। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है मैं जब तक आई बाहर। इनकी पुस्तक है और इसी पुस्तक के लिए इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार यहां पर मिला। अगला, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2024 भारत के साथ कौन सा देश शामिल था। तो देखिए, आर्मी के एग्जाम में जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत बार पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही 2024 में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति जो मिलिट्री अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो कई बार करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपसे इस प्रकार के बन जाते हैं। हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट के जो 30वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है आपका जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर भी चेंज हुए हैं। काफी समय से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बने हुए थे। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह पर आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, भारत में सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहां पर करना, कितने स्तरों में बांटा गया है? सिंपल सा आंसर है 3 स्तरों में बांटा गया है। देखिए, भारत में सरकारों को कितने लेवल पर बांटा गया है? 3 स्तर पर। वे 3 स्तर कौन कौन से हैं देखिए। पहला है केंद्र स्तर, यानी केंद्रीय स्तर पर, जहां पर केंद्र सरकार होती है, वो पूरे देश स्तर पे काम करती है और जो नेशनल इश्यूज हैं उनको सुलझाती है। दूसरा जो लेवल है वो स्टेट स्तर पे होता है, यानी राज्य लेवल पे होता है। यह राज्य स्तर पर काम करती है और एक राज्य से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। तीसरा होता है स्थानीय सरकार, जो लोकल मुद्दों पे काम करती है, जिसमें आपके पंचायतें, नगर निगम, नगर निकाय ये आते हैं। ठीक है, तो ये हमने जीएस के क्वेश्चन यहां पर देखे, जीके के। अब बात करेंगे जीएस के सवाल के, जनरल साइंस के सवालों के। पहला है हमारा जीएस में, जब पानी जमा होता है यानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होगा? यानी पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, जब वो जमने लग जाए यानी बर्फ बनने लग जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा, ये बढ़ने लगता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन का अमीनो एसिड में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा होता है? देखिए, जो प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन आखिरकार होता क्या है? तो प्रोटीन भी आपके एमिनो एसिड ही होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो एमिनो एसिड्स में ही टूटेगा। कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन? तो प्रोटीन आपके 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन से अगर हमें वापस अमीनो एसिड चाहिए तो हमें किन एंजाइम का प्रयोग करते हैं, यानी हमारे शरीर में कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ लेते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, पेप्सिन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, हमारे शरीर में ये जो 2 एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। प्रोटीन को ये तोड़कर एमिनो एसिड्स में बना लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपने बताना है। जो क्वार्ट्ज होता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए या इसका जो रासायनिक सूत्र है SiO2 इसको लिखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रासायनिक तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्र, उनके नाम यहां पर लिखे हैं, इनको नोट करें, पेपर में सवाल बन सकता है। पहला है H2SO4, इसका जो नाम है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, हमने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। NaOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसे जाना जाता है, NaOH। ठीक है, अगला है CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, शॉर्ट में इसे, यानी इसका जो कॉमन नेम है वो लाइमस्टोन भी है, जिससे NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, CH4 की बात करें तो यह मीथेन के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत बार पेपर में आया है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड होता है, जिसे हम विनेगर कहते हैं। NaCl कॉमन सा नाम है, सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, जो घर में खाने का नमक होता है वो NaCl। CaOH2 चूना पानी यानी लाइम वाटर, और D2O डाइटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल यानी हैवी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो देखिए, हीरा जो चमकता है उसकी चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी TIR जिसको कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी की वजह से हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला, फूल के मादा प्रजनन अंग को किस रूप में जाना जाता है? तो फूलों में जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? फूलों में इसे जायांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा।
यहां पर नाम जायांग दिया है तो आप लिंक भी कर सकते थे कि ये किससे जुड़ा होगा, फीमेल से जुड़ा होगा फूलों में। इसी का दूसरा नाम है स्त्री केसर, इसको भी ध्यान रखना है, यह फूलों का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा यानी हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इनमें से कौन सा हार्मोन है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। उसी अग्नाशय में कुछ कोशिकाएं हैं जिनको कहा जाता है बीटा कोशिकाएं। इन बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है या उसे कंट्रोल करता है। हम जैसे जैसे कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में शुगर जाता है, इधर से इंसुलिन हार्मोन आता है जो उस शुगर को बढ़ने से रोकता है। अगर हमारे अग्नाशय में कुछ दिक्कत हो जाए, जो इंसुलिन है जितना चाहिए उतना उत्पाद नहीं हो पाता है, तो यहां से शुगर बढ़ता जाएगा, इंसुलिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब शुगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसी स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, जब ज्यादा ही डायबिटीज बढ़ जाता है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपने देखा भी होगा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि शरीर में तो बन नहीं पा रहा है इंसुलिन, तो डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंसुलिन से जुड़े हैं। देखिए, इंसुलिन की खोज 1921 में फ्रेडरिक बेटिंग ने और चार्ल्स बेस्ट ने करी थी। तो बेस्ट बेटिंग आप इसको याद कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज करी 1921 में। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं, यहां की बीटिका कोशिकाओं से होता है। तो यहां के बीटा सेल्स होते हैं, वहां से आता है। काम कैसे करता है? इंसुलिन रक्त में यानी हमारे खून में शर्करा यानी शुगर को कंट्रोल करता है। वह शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर घट जाता है। यानी वो जो शुगर हमारे शरीर में है वो उनको हमारी कोशिकाओं में भेजता है, जिससे हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड में शुगर कम हो जाए। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होगा? अगर हमारे शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि इधर से तो शुगर आ गया, इधर से इंसुलिन बन नहीं पा रहा है, यानी शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से क्या होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, अगला सवाल है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, जैसे केमिस्ट्री के अंदर उत्प्रेरक होते हैं, जो क्या करते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तो उसकी प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान के कैटलिस्ट यानी जीव विज्ञान के उत्प्रेरक कहे जाते हैं एंजाइम, जो बेसिकली कुछ प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन की शक्ति होती है, हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, उसको तेज करने का काम करते हैं ये एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषी पोषण यानी जो खुद के लिए खुद ही भोजन बना लेते हैं, खुद को ही खाना दे लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं है, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। इनमें से कौन है जो स्वपोषी है? सही आंसर होगा आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, स्वपोषी में आपके हरे पौधे आते हैं, आपका शैवाल आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। तो यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया को लेकर एक सवाल आता है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी? तो एंटोनियो लुइनहॉग इसका नाम है। इसने बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज करी, और विषाणु यानी वायरस की खोज किसने करी? इवानोव्स्की ने करी। तो जीवाणु और विषाणु की खोज आपसे पूछा जाता है, जीवाणु लुइनहॉग, विषाणु इवानोव्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल वो बल होता है जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी आपके ऊपर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो चीज आपको टच नहीं कर रही है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे फोर्स आपके किस प्रकार के हैं? असंपर्क बल है, इनमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपना काम करते हैं। ऑप्शन सी। जैसे फ्रिक्शन है, अगर आपको इसको घर्षण कहते हैं हिंदी में, तो इसमें तो कांटेक्ट होता है तभी ये फोर्स लगेगा, दो चीजें आपस में टकराएंगी। टेंशन है तो भी टकराएंगी। नॉर्मल फोर्स है, जब आप किसी को धक्का देते हैं या किसी को खींचते हैं तो वो भी कांटेक्ट के माध्यम से आता है। कुछ ऐसे फोर्स जो बिना किसी को टच के आ जाए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, चुंबकीय फोर्स है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपका। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? सबसे कम प्रतिक्रियाशील यानी लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो आपका
इन चारों में अगर हम बात करते हैं तो वो कॉपर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है सभी पदार्थों में वो पोटेशियम होता है, सबसे कम जो होता है वो प्लेटिनियम होता है। यहां पर प्लेटिनियम तो है नहीं, प्लेटिनियम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर और फिर कॉपर। तो कॉपर से नीचे जो तत्व हैं वो केवल 3 हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तीनों ही यहां पर नहीं है, तो आपका तांबा इसका सही आंसर होगा। कुछ हमने यहां पर ये टेबल दिया है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है। इसी प्रकार ये पूरा टेबल है सबसे ज्यादा और सबसे कम रिएक्टिव पदार्थों का। मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से किसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, यानी ब्लड बैंक कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीह यानी स्प्लीन को कहा जाता है। इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड बनाने का काम, ब्लड को शुद्ध करने का काम यहीं पर होता है, प्लीह में होता है, इसीलिए इसे रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जीव विज्ञान से जुड़ी हुई उनको देख लेते हैं, मानव शरीर से जुड़ी हुई। अस्थियों की कुल संख्या यानी हड्डियों की कुल संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है? तो एक व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 है। पेशियों की संख्या कितनी है? जो हमारे मसल्स हैं इनकी संख्या 639 है। सबसे छोटी हड्डी कहां पर है? स्टेपीज में है, मध्यकर्ण में। सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी हमारी जांग में है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत है यानी लीवर है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का इनेमल होता है। दांत का जो बाहर का इलाका है उसी को इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर इलाका है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अलग अलग है, फ़ारेनहाइट में अलग है, सेल्सियस में अलग है। फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री। ये 37 डिग्री इस 98 डिग्री के बराबर है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल यानी जो आरबीसीज होती है हमारे शरीर में जो बनती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। सर्वग्राही रुधिर वर्ग, जैसा आप जानते हैं ब्लड ग्रुप आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप। इनमें से जो ए बी है ये ऐसा ग्रुप है जिसको आप किसी भी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप उसको ओ भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं और बी भी दे सकते हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि किसी का भी खून ले सकता है, ठीक है। एक है यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी अपना खून दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक मानव शरीर में? जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 Hg के बराबर होता है, 120/80 मरकरी, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है हमारी? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी हमने देखा लीवर। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो रेड ब्लड सेल्स जिनकी आयु 120 दिन की होती है, इनका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं वहां पर होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, हमारी जो आरबीसी है, हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है। किस वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिस वजह से ये लाल रंग का होता है। जैसे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है इस वजह से वो हरे रंग का है, सेम वैसे ही हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, उस वजह से वो लाल रंग का है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। पीएच वैल्यू कितनी होती है हमारे ब्लड की? खून की पीएच वैल्यू होती है 7.4, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके और जीएस यानी जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। कोशिश करी इनको डिटेल में और आसान भाषा में समझने की, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर यहीं पर हो जाएं, आपको अलग से इनको याद न करना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।